नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली वासव राजू को ढेर कर सुरक्षा बलों ने सीधे नक्सली जड़ पर प्रहार किया। हाल ही के दिनों में नक्सलियों के सफाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान को बेहद सफलता मिली है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने संकल्प दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से खात्मा हो जाएगा। क्या है इस संकल्प के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। आगे मेहमानों के संग हम करेंगे चर्चा और विस्तार से समझाएंगे आपको आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए देश के इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को। 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। लाल सलाम अपने आखिरी दौर में है। नक्सलवाद पर आखिरी चोट करने को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। तभी तो मोदी सरकार जो कहती है वो करती है वाली बात सच साबित होती है। दरअसल देश में इस वक्त लाल आतंक की सांसें फूल रही हैं और सरकार के इस कड़े संकल्प के चलते ही नक्सलवाद आज देश में अंतिम सांसें ले रहा है। एक समय था जब देश के 100 से ज्यादा जिले लाल आतंक के साए में थे, लेकिन अब 2 दर्जन से भी कम जिले रह गए हैं जहां नक्सली अभी भी सक्रिय हैं। देश में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का सरकार का संकल्प और सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई ताजा मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों पर इसे सबसे तगड़ा प्रहार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली बसव राजू भी मारा गया, जो नक्सलियों के लिए एक बड़ी क्षति है। बसव राजू के नक्सल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। जवानों पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड भी बसव राजू ही बताया जाता है। खूंखार नक्सली बसव राजू नक्सल संगठन का महासचिव था। उस पर सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शातिर बसव राजू नक्सली संगठन को हथियार सप्लाई करने के लिए नक्सल रणनीति बनाने में माहिर था। तभी तो 16 राज्यों की पुलिस बसव राजू की तलाश में लगी हुई थी। नक्सलवाद पर सरकार के प्रहार की अगर बात करें तो पिछले दिनों ही केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की कमर तोड़ने की कवायद शुरू की थी। खास करके कर्रे गुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में 21 दिनों तक चले व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 31 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने इस अभियान के दौरान हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया था और नक्सलियों की 4 तकनीकी इकाइयों को भी इस ऑपरेशन के दौरान नष्ट कर दिया गया था। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ प्रहार और सरकार का मार्च 2026 तक इसके खात्मे का संकल्प साबित करता है कि नक्सल आंदोलन की आखिरी खेप अब अपने आखिरी पड़ाव में है। देश में नासूर बन चुके नक्सल को जड़ से मिटाना निश्चित तौर पर सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं पीके मिश्रा सर का, पूर्व एडीजी बीएसएफ। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आंतरिक मामलों के बहुत बड़े जानकार आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रम सिंह सर आपका हमारे शो पे। मिश्रा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और ये जो 60 के दशक से और अब तक ये जो पूरा एक रेड कॉरिडोर का पूरा कॉन्सेप्ट था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और इनफैक्ट कुछ इनके अलावा भी आइडियोलॉजिकली उसके बाहर भी था। अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर से गृह मंत्रालय ने जिस तरह से क्रैकडाउन किया है, खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2026 तक हम पूरा खात्मा कर देंगे। आपको लग रहा है सर, खास तौर से जो अभी की जो कुछ हमें सफलताएं मिली हैं, क्या हम अभी ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा भारत से सर? बिल्कुल, आप जो बताए हैं, आप जो अमित शाह जी हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिए हैं 31 मार्च 2026, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, यहां तक भी नहीं जाएगा। जिस तरीके से हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, इसमें मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ तो 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा। नक्सलाइट से पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, ये
करेगुला हिल्स और ब्लैक फॉरेस्ट हिल का मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो जो कल जो हुआ, आप देखिए बासव राजू, हमारा रामबाला, कसब राव, गगन्ना, प्रकाश, BR, उसका क्या क्या नाम है, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ CPIM जो गणपति जी से टेक ओवर किया था 2070 में, IED एक्सपर्ट, बीटेक क्वालिफिकेशन और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का उसने ट्रेनिंग दे रहा था, जो कि छत्तीसगढ़ का पूरा इंचार्ज था ऑपरेशन का, और वो मारा गया, जिसके ऊपर बाउंड्री था 1.5 करोड़ का। उसके साथ और 26 नक्सलाइट्स भी ढेर हो गए। और हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट का जो DRG थे, उनका जो ऑपरेशन रहा, पर्टिकुलरली इंद्रावती नेशनल पार्क और आबुस्मान फॉरेस्ट में, और नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस एरिया का अंदर में, आबुस्मान के अंदर में जो ऑपरेशन रहा, इट वाज सो सक्सेसफुल। जितना इंटेलिजेंस उनको मिला, उन्होंने बासव राजू को जो कवर दे रहे थे और 26 नक्सलाइट, वो 27 के 27 मारे गए, और बासव राजू उसमें से खिसक के नहीं जा सका। और इसके साथ बहुत हथियार और उनका लिटरेचर जब्त किया गया है, और काफी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी जब्त किया गया है। इसके पहले वाला मैं बताना चाहता हूं, ये तो ऑपरेशन 3 दिन का चला जो इतना सक्सेसफुल हुआ, जिसमें ऑपरेशन कैजुअलिटी में बता रहा हूं, हमारे एक इन्फॉर्मर जो था, उनका डेथ हुआ, और एक हमारा DRG जवान इंजर्ड हुआ, जो कि ऑपरेशनल कैजुअलिटी हमको लेना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कराईगुला हिल्स में जो KGH ऑपरेशन, जो ब्लैक फॉरेस्ट हुआ था कराईगुला हिल पर, जो कि तुमुगुल और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, जहां पर 24 दिन तक एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, और जिसमें हेलीबाउंड ऑपरेशन किया गया, ड्रोन से कम्युनिकेशन लिया गया, और साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिया गया, तेलंगाना बॉर्डर को कवर किया गया। उसमें देखिए क्या सक्सेसफुल हुआ ये ऑपरेशन। कम से कम 500 से ऊर्ध्व जो है, उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा करके रखे थे ट्रैक में, ताकि हमारा सिक्योरिटी फोर्स वहां तक पहुंच न सके। उनका 120 बंकर को डिस्ट्रॉय किया गया। उनका एक हॉस्पिटल नक्सलाइट्स के लिए, वो हॉस्पिटल को सीज किया गया। उनका 2 साल का खाने का सामग्री रखा गया था, 2 साल का खाने का सामग्री जो उनको एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, यानी कि वो बिल्कुल युद्ध की तैयारी के साथ ही वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट आते हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास, थोड़ा और इसको एनालिसिस करेंगे इसका। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, अब आपके पास आ रहा हूँ सर। ये जो पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूरा इशू रहा है सर, इसमें थोड़ा सा बताएं सर कि वो जो एक लाल गलियारा था, एक रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता था, उसको हमने सिकुड़ते और अब हमने कहा है कि अब हम वो लाल गलियारा जो था कभी, जिसकी तूती बोलती थी, कभी माओवाद समर्थित जितने भी गलियारे हैं आइडियोलॉजिकली, उनमें आज वो सिमट कर अब बस चंद किलोमीटर्स के आसपास का इलाका रह गया, ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा सा हमें बताएं सर कि ऐसे हमने टैक्टिकली, हमने स्ट्रेटेजिकली, हमने ऐसे रिसेंटली कौन सी रणनीतियों पर काम किया है सर, जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है? बहुत अच्छा सवाल है। 2008 में TGP's कॉन्फ्रेंस में वर्तमान NSA तत्कालीन डायरेक्टर IB अजीत डोवल साहब ने संबोधित किया, मैं भी उसमें सम्मिलित था, कहा 2008 में, और ये कहा कि भारत के 40% भूभाग पे नक्सलियों और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का कब्जा है। 40% भूभाग पे, कहा 2008 में तक की बात है। और आज आप जब कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ से जगन्नाथ का उनका कॉरिडोर खुला होना चाहिए था, आज वो सिमट करके कुछ जगहों में आ गए। जहां पर 2010 में दांतेवाड़ा में 76 CRPF के कर्मचारी शहीद हुए थे, आज आप ये देख लें बासव राजू जो बीटेक है, वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का IED एक्सपर्ट है, किस तरीके से नक्सली चुन चुन करके बेरे। अब आपका ये सक्सेस के कारण क्या है? पहले था इन आइसोलेशन, पहले था कि जो रूटीन थाने पुलिस और चौकी की पुलिस होती थी वो जाती थी। अब ट्रेंड, आप ग्रे हाउंड ले लीजिए, DRG ले लीजिए, कोबरा कमांडोज ले लीजिए, और हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसके कारण से एरिया डोमिनेशन हुआ। पहले कहा जाता था कि लगता है आप कभी बस्तर के जंगलों में गए नहीं, वहां दिन में भी रात का वातावरण रहता, वहां आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी और नक्सलियों को आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनके यहाँ इंजीनियरिंग आउटफिट्स होते हैं जो आउटसोर्स करके आपके ग्रेनेड लॉन्चर्स तक बनाते हैं।
आज के ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन बनाते कि बैरल ग्रुप एक जगह पे, बट ग्रुप एक जगह पे, नाल वाले पुर्जे एक जगह, और फिर इकट्ठा असेंबल करके जहां उनको नक्सलियों को जरूरत होती वहां पहुंचाते हैं। इतना सोफिस्टिकेशन था। लेकिन अब हमारे कोऑर्डिनेटेड एक्शन से, भारत सरकार के एकीकृत कमांड और कंट्रोल से ये हो गया कि इनके जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है और फाइनेंशियल चैनल से उनको चोक किया गया। नोटबंदी के कारण इनके आर्थिक साम्राज्य पे चोट पड़ी। इनकी जो टॉप लीडरशिप थी जिस तरीके से बीन बीन के मारे गए, एरिया डोमिनेशन तो कह दें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी, अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हीट सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो नाइट विजन डिवाइसेस हम आज यूज कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, यहां तक कि अगर हमारे कर्मचारी घायल हो जाते हैं उनका कैसे फौरी, क्योंकि ये उस दुर्गम क्षेत्र में होते हैं जहां चिकित्सा या फर्स्ट एड तो भूल जाए, वहां पे मौलिक चिकित्सा भी नहीं है। तो वहां पर जिस तरह की कार्रवाई, खून के रिसाव को रोकना, तुरंत एयरलिफ्ट करना, एयर असॉल्ट पार्टीज का होना, आप ये समझ सकते हैं कि हमने इस युद्ध को दूसरे लेवल पे ले जाकर के गृह मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप के कारण इस युद्ध को दूसरे लेवल तक ले गए हैं। पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इससे कि नक्सल बिल्कुल हतप्रभ हो गए। ये कहने में संदेह नहीं है कि इनको पड़ोसी राज्यों से भी मदद मिलती थी, लेकिन वो सब मदद धरी की धरी रह गई जब एक जागे हुए राष्ट्र ने इनको पूरी एक तरीके से हमारे फोर्सेस को एक जनरेशन आगे कर दिया, और ये आपकी विजय का कारण है। एब्सोल्युटली सर। मुझे याद है जब हम पत्रकारिता की शुरुआत ही कर रहे थे तो उस वक्त एक इंटीग्रेटेड स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की जाती थी कि जितने नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स मिले, वहाँ के डीजीपीज़ मिले, इंटेलिजेंस के लोग मिले और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। मैं उस पर भी पूछूंगा कि क्या उसका किसको कोई फ़ायदा हुआ या वो कभी मूर्त रूप में आ पाया या नहीं, बट हमने देखा कि एक स्ट्रेटजी में चेंज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया। मिश्रा सर, हमने देखा कि 2014 में हम कहते थे कि 126 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस रेड कॉरिडोर से हैं, रिलेटेड हैं। अब 2024 में वो मात्र 12 रह गए और मेरे संभवतः कुछ और भी कम हो जाएं। अब ओवरऑल जो वायलेंस में हम देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो फैटिलिटीज़ हैं वो 73% तक गिरी हैं। मतलब बड़ा हमको एक कामयाबी मिली है। और एक इम्पॉर्टेंट कामयाबी मिली हमें सिविलियन डेथ्स में भी। ये जो कैंगरू कोर्ट्स लगाकर जो लोगों को मार देते थे, कभी कभी क्रॉस उसमें भी नुकसान होता था, उनमें भी 70% का ड्रॉप आया है। तो हम देख रहे हैं कि मैसिव ये सफलताएं मिली हैं। आप सर ऑपरेशंस में रहे हैं मिश्रा सर, तो थोड़ा हमें बताएं कि पहले हम रोड ओपनिंग पार्टीज को भेजने में भी हिचकिचाते थे, काफ़ी हमको दिक्कतें होती थी। आज हमने 300 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए हैं, एफओबीज बनाए हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कामयाबी मिल रही है। तो ये जो हमने एरिया डोमिनेंस किया है सर, ये कैसे हो पाया, कैसे मुमकिन हो पाया, उसके पीछे के आधार क्या रहे सर? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछे। मैं भी अभी विक्रम से सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह समझाए थे जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए, आप खुद ही बता रहे थे, हमारा कोई ऑपरेशन होता है तो हम रोड ओपनिंग पार्टी पहले भेजते थे। अब ये रोड ओपनिंग पार्टी जब विड्रॉ होता था तब उसके ऊपर एम्बुश होता था और आईडी लगाते थे और उसमें हमारा जान माल का खतरा हो जाता, काफी हमारे जवान जो है वो शहीद हो जाते थे। वो समय बीत गया है। अभी जो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, मैं बता रहा था, जो कराईगुला हिल्स पर जो है, ये जो हमारा बासवराव का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो 4 बंकर में जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वो बनाते थे और वेपन्स बनाते थे, अब रॉकेट लॉन्चर बनाते थे और लेथ मशीन भी रखे हुए थे। ये सब चीज रखने के बावजूद भी आप देखिए, इनका कोई भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमें रोक नहीं सका, क्योंकि मैक जो है, मैक का इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम और इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम, और मैंने पहले देखा है जब दरबा घाटी इंसिडेंट हुआ था जिसमें बीसी शुक्ला जी का डेथ हुआ था, मैं वहां पर उसका 2 दिन के बाद गया था और वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ से तुलसी डोगरी होकर के उड़ीसा मालकानगिरी चले गए थे मिलिटेंट्स लोगों ने। ये जगह मैंने देखा था, कांकेर में भी गया था। उस टाइम का और इस टाइम पे इतना फर्क हुआ है। अभी मैंने लास्ट ईयर कांकेर गया था और नारायणपुर भी गया था। जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, और पर्टिकुलरली विकास जो कम्युनिकेशन का और रोड कम्युनिकेशन का हुआ है, ये उनको मात दे दिया। और पर्टिकुलर हम जो जाते थे पहले, हम उस बार के अंदर जाते थे, ऑपरेशन करते थे, वापिस आ जाते थे।
सरंडा में जाते थे, ऑपरेशन करते थे, दंडकारण के अंदर जाते थे, वापिस आ जाते थे। अब वो नहीं हो रहा है। अब हम दंडकारण के अंदर में है। हमारा एफओबीज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एफओबीज विथ हेलीपैड। हमारा हेलीपैड जो है, हर एक एफओबी के पास एक एक हेलीपैड है ताकि इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी क्विक हो और वार लॉजिस्टिक्स उनको तुरंत पहुंचा दिया जाए। ये तकरीबन 300 से ज्यादा एफओबीज हमारा सरंडा में है, हमारा अबुस्पार में है, हमारा दंडकारण में है। अब हम उनके घर के अंदर घुस चुके हैं और उनका ट्रेनिंग एरिया जो है, मैं बता रहा हूं, जो केजी हिल्स पर जो था, कराईगुला हिल्स पर जो उनका 120 बंकर था, 120 बंकर उनका बिल्कुल कंप्लीटली उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और वहां पर तिरंगा हमारा लगा हुआ है। और क्या बासुमराजू नहीं करता था, क्या क्या हिडमा नहीं करते थे, वहां पर उन्होंने वेपन्स बना रहे थे। अब वही जो विक्रम सिंह जी यही बता रहे थे, उस जगह पर ये बना रहे थे। लेकिन अब जो हो रहा है, 200 से घट करके अभी 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट रह गया है और हमें उम्मीद है हमारा जो पर्टिकुलरली जो पहले जो था, हमारे जितने इन्फॉर्मर्स होते थे, जो सिविलियन इन्फॉर्मर्स होते थे, ट्राइबल इन्फॉर्मर्स होते थे, उनको वो मार देते थे, उनका दहशत था। अब जो है सिचुएशन अलग हो है। कराईगुला हिल्स में जब ऑपरेशन हो रहा था, हाँ। सीपीआई एम ने 3 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को रिक्वेस्ट किया कि हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप ऑपरेशन को बंद कर दीजिए। लेकिन वो ऑपरेशन बंद नहीं हुआ और 31 नक्सलाइट्स मारे गए और पूरे के पूरे एरिया खाली कर दिया गया। तो इससे पता लगता है कि उनका मनोबल डाउन हो चुका है। और अगर इनका जो अगर इसका आगे अगर कुछ भी करेंगे, एक तो चीज है वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्बुश नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज रह गया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाना ट्रैक के ऊपर, जंगल के ऊपर पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस जाएंगे। एब्सोल्युटली सर, मैं आऊँगा सर आपके पास, थोड़ा सा और बातचीत करेंगे इस पे। लेकिन डॉक्टर सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक ज़माने में सर इस बात पे बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी कि नक्सलवाद को आखिर किस तरह से समझा जाए, इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू के रूप में समझा जाए, इसे सोशल इश्यू से समझा जाए, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाएं, सोशो इकोनॉमिक मिक्स फैक्टर देखे जाएं। अभी क्या लगता है सर, रिसेंट जो वर्ष हमने देखे हैं उनमें ऐसा लगा है कि हमने मिलिटरीली इसको टैकल किया है और उसमें कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन क्या वो पक्ष अभी बचे हुए हैं सर, या नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता अख्तियार करके खुद ही लोगों से वो बहाने छीन लिए कि साहब इसको सोशल और इकोनॉमिक नजरिए से देखा जाए? इस सवाल में प्रारंभिक संबोधन में आपने कैंगरू कोर्ट्स आपने कहे थे, इन्होंने जो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थे उस गैप को फिल इन किया था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर जाके कहते थे 6 इंच छोटा कर देंगे। जो पुलिस के मुखबिर थे या जो लोगों को रिश्वत लेते थे, करप्ट ऑफिसर्स थे, उनकी गर्दन काट देते थे, उन्हीं के खून से लिख देते थे लाल सलाम और कह देते कि अगर भविष्य में किसी ने लोगों का उत्पीड़न किया या वहां पर दहेज की बात आती थी और शराब की बात आती थी तो वहीं पे समाधान देते थे। कैंगरू को जो स्टेट का फेलियर था उसको करते थे, लेकिन इंडिया रिजर्व बटालियन वहां खुली, लोगों को रोजगार मिले। आपके जो मोबाइल टावर्स बनते थे उनको ये काट देते थे, वो नहीं चाहते कि दूर संचार के माध्यम हो। अब आपके मोबाइल टावर्स बने हैं, सड़क बनी है, ऑल वेदर रोड्स बन गई हैं, तो कम्युनिकेशन सहज सुलभ हो गया है। अच्छे स्वस्थ एनजीओ को वहां मौका दिया गया है कि समाज सेवा वोकेशनल कोर्सेज चला करके लोगों को स्वरोजगार के मौके दें, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दें। तो बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। पहले क्या था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह को जाता नहीं था, तो ये सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट रिलेटेड एक प्रॉब्लम था। लेकिन एक जागरूक प्रशासन ने जो सीधे प्रोएक्टिवली गए तो ये पार्ट तो खत्म कर दिया। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो जब इंडिया रिजर्व बटालियंस बन गए, पीके मिश्रा साहब आपको बताएंगे, यहाँ के लोग जो शेड्यूल ट्राइब के और अन्य जो लोकल ट्राइबल्स हैं, ये बड़े अच्छे सोल्जर्स होते हैं और ये जब आते हैं हमारी फोर्स में भर्ती होते, दे मेक एक्सीलेंट कमांडोज। अभी तो एक लड़की ने सीआईएसएफ में जाके एवरेस्ट तक चढ़ के गई है। तो ये आप देख सकते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक जो टफनेस है उनको हम ये इस्तेमाल करते हैं, रोजगार के अवसर देते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देते हैं और इनको अवसर देते हैं रोजगार का। तो ये, लेकिन जो लोग प्रेरित होते, माओ से तुम विचारधारा की जो तथाकथित लाल किताब थी जिसमें रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बंदूक की नाल से क्रांति की शुरुआत होती है। और दूसरा, हमारे जो वामपंथी थे कहते यू शुड नॉट बी सेंटिमेंटल ओवर शेडिंग अ फ्यू लिटर्स ऑफ इनोसेंट ह्यूमन ब्लड।
इनोसेंट ह्यूमन ब्लड दूसरे का है तब तो आपको दर्द नहीं होगा। हाँ, आपकी 4 बूंद खून गिर जाए तो आप आसमान से उठा लेंगे। तो दो दोहरे मापदंड तो थे ही और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो थी, उसको आज आपने एक्सपोज किया। इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद कि इनके पाखंड, इनके भ्रष्टाचार और दुराचार को आपने एक्सपोज किया, इनके हजारों करोड़ के व्यापार को आपने एक्सपोज किया। तो देश भी समझ गया कि ये उपेक्षित, प्रताड़ित, मानित नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जो हजारों करोड़ तक जाता है। और धन उगाही, जबरन धन वसूलना, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इनके जो अपराध की श्रेणी है उसमें ये भी आते हैं। तो जब बेनकाब हो गए तो एक्सपोज हो गए, जनता का समर्थन समाप्त हो गया। तो अब ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं, आईसीयू में जा चुके हैं। बस अब वक्त इतना है कि शायद जितनी सांसें चले, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। एब्सोल्युटली सर, जैसे कि आपने बताया, हमने बहुत सारा 200 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनसे, जैसा सर ने बताया कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स पे रह गया है। एक बहुत अच्छी, मैं कुछ दिनों पहले खबर भी देख रहा था कि कैसे काटेजारी से गढ़चिरौली तक ये जो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, एक ज़माने में बूबी ट्रैप आर्टरी हुआ करता था इन नक्सलाइट्स का, अब वहाँ पर एक वन स्ट्रेच में बस चली है आफ्टर 78 ईयर्स। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमने रिसेंटली हमने देखा है और इस तरह के बहुत सारे हमें इश्यूज मिल रहे हैं। संक्षेप में मिश्रा सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा और वो ये कि लोकल सपोर्ट बैकबोन था नक्सलियों का, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहाँ ये ऑपरेट करते थे। ये जो परसेप्शन आया है, ये पब्लिक परसेप्शन में शिफ्ट किस तरह से आया सर? आप लोगों ने क्या देखा वहाँ पर? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखे हमने, वहाँ पर जा रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमने चलाया था 112 डिस्ट्रिक्ट्स का, उसमें काम आया कुछ, मनरेगा, स्किल इंडिया, डीबीटी वगैरह, हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स वहाँ पर गई हैं। कुल मिला के जो इन एरियाज़ में जो स्टेट प्रेजेंस है वो हमने देखी, लेकिन क्या वो वजह थी कि लोकल सपोर्ट इनका कम हुआ या कुछ और वजह है कि लोगों को इनके असलियत समझ में आई? क्या सर लोगों के सपोर्ट में जो कमी आई नक्सलों की, उसके पीछे क्या कारण? दोनों चीज है, दोनों एंगल इसमें है। एक एंगल आपको बता रहे थे, जो विकास हुआ, विकास मैं आपको बता रहा था, दरबा घाटी में तब गया था और कांकेर में तब गया था, तुलसी दोगरी तब गया था। लेकिन अब जो गया मैंने, आप देखिए हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, रोड कम्युनिकेशन थ्रू वायरलेस, कम्युनिकेशन थ्रू टावर्स, देन योर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, और लेडीज के लिए जो है नर्सेस ट्रेनिंग, और जो हमारा जो ज्वाइन कर, जो नक्सलाइट जो सरेंडर करेंगे, जो सरेंडर पॉलिसी है, और उसके साथ साथ आईआरबी बटालियन खोलना और वहां पर डीआरजी खोलना, कोबरा बटालियन खोलना, एसटीएफ खोलना, और वहां के जो लड़के हैं, वहां के जो युवती है, उनको लेना, ट्रेन करना, जो उसी ट्रेन में पले हैं, उन्हीं को लेना, उन्हीं को ट्रेन करना, उन्हीं को उसी जगह पर डिप्लॉय करना, ये बहुत बड़ा सफलता हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत श्रेय है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कोऑपरेट करके डेवलपमेंट किए हैं, विकास किए हैं, ये विकास जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, झारखंड, ओडिशा, मालकानगिरी में देखा, सब जगह पर यह विकास हो चुका है। तो ये विकास जो चल रहा है, यही जगह वजह है जिसके लिए नक्सलाइट्स, उनको जो हमारा ट्राइबल्स है, पर्टिकुलरली दंडकारण्य में या भूसमार में या सरंडा में, वो उनके पास नहीं किए, उनको इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लगा उनका भविष्य, उनका बच्चों का भविष्य अगर मुख्य धारा में है तो वहीं पर अच्छा है, ना कि उस नक्सलाइट्स के पास है, क्योंकि दे वर क्रिमिनल्स, दे वर कॉजिंग वायलेंस। वो जो चारू मजूमदार का टाइम था वो अलग टाइम था, उनका एक एम था। अब ये जो है क्रिमिनल्स है, उनको पैसा चाहिए, उनको वेपन्स चाहिए, और वेपन ट्रेनिंग दे लेते हैं, और ये ट्राइबल्स को दहशत बना करके उनके ऊपर राज करते थे। वो चला गया, और इसलिए जो डेवलपमेंट उन्होंने जब देखे उनका बच्चों को उनका रोजगार मिल गया है, तो वो इसलिए उन्होंने विकास को ऊपर में रखे। और ये बात सबको समझ में भी आई, और इसी की वजह से जो हम पूरा देख रहे हैं कि रोड, स्कूल्स, टेलीकॉम और इंक्रीज सरेंडर्स भी हमने देखे हैं, और इनको न्यूट्रलाइजेशन भी हमने देखा है। पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी चेंज हुआ है। ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट जो है माओइस्ट्स के साथ, वो लगातार बढ़ रहा है, और रिकॉर्ड इलेक्शन टर्नआउट्स हम देख रहे हैं इन इलाकों में। बट फाइनली वही सवाल सर आपसे भी, डॉक्टर सिंह साहब, फाइनली क्या करना पड़ेगा?
क्योंकि जिसको लास्ट बैशंस कहा जाता है इन हार्ड टेरेंस का, जो कुछ बचे हुए हैं कुछ रीजन्स जैसे साउथ बस्तर का इलाका कहा जा रहा है कि अभी भी वहाँ पर काम करना बाकी है। EOB जो आंध्रा ओडिशा बॉर्डर है वहाँ पर कुछ अभी एक्शंस हैं। पार्ट्स ऑफ गढ़चिरौली में भी महाराष्ट्र का जो वो वाला इलाका है, और झारखंड में तो अब उतना नहीं है बट थोड़ा सा लातेहार में इनका हाइड आउट्स कुछ हैं। तो ये जो कुछ बचे हुए हैं जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इनके लिए वो एक सेफ हेवन्स अभी भी बनाते हैं। अभी जो लीडरशिप हमने पूरी किल कर दी है सर, थोड़ा सा कोशिश करेंगे डॉक्टर सिंह सर कि जो मिडिल कैडर हैं वो वापस सर उठाने की कोशिश करें। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, ताकि जैसा सर ने बताया कि 26 तक भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही काम हो जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा? निसंदेह आपको पूरा प्रयास करना है और किसी तरीके से नहीं। इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। अगर आपको स्वतंत्र रहना है और हमेशा आपको सेफ रहना है तो उसकी एक कीमत देनी पड़ती है, वो है जागरूकता। और अभी आप जिस स्टेज पे हैं, हर चरमपंथी घटना के बाद इसको हम कहते हैं मॉपिंग अप ऑपरेशन। अब हम मॉपिंग अप कर रहे हैं, लेकिन मॉपिंग अप के पास जो वाकई जैसे शरीर में हमें अगर संक्रमण हो जाए, आप दवा खाते हैं, सिम्टम खत्म हो जाते हैं, ये नहीं कि हम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद भी 4 दिन हम दवा खाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलो थ्रू ट्रीटमेंट। और फॉलो थ्रू ऑपरेशन जब रहेंगे तो उसको सैनिटाइज करना, सेफगार्ड करना, पुलिस की मौजूदगी वांछित जगहों पर चौकियां, थाने खोलना जाना, स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त कर देना और एरिया डोमिनेशन को और दूसरे स्तर पर ले जाना। तो अभी आपका काम बिल्कुल आधा अधूरा रहेगा अगर हम इसको अभी अबंडन करें। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत प्रोफेशनल अप्रोच रहा है, लेकिन इसको फॉलो थ्रू करके नेचुरल कंक्लूजन तक और इसकी परिणति तक ले जाना, जब तक इसको करेंगे संक्रमण बिल्कुल समाप्त ना हो जाए, बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक और बिल्कुल आखिरी गिरोह के सदस्य तक जब तक निस्तारण ना हो जाए हमारे गैंग चार्ट के अनुसार, तब तक हमको संतुष्ट नहीं बैठना है। एब्सोल्युटली सर। और भारत सरकार को भी चाहिए कि जो फुटप्रिंट्स हमारे हैं, स्टेट के जो फुटप्रिंट्स हैं जो लगातार इन इलाकों में बढ़े हैं, वो लगातार बढ़ें और पूरा कवर करें इनको। और कुछ पॉकेट्स बचे हुए हैं, कुछ ग्रीवांसेस अभी भी हैं, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट राइट्स, डिस्प्लेसमेंट्स, करप्शन कुछ इलाकों में, वहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली हमें काम करना होगा ताकि माओविस्ट जो हैं वो डॉर्मेंट सपोर्ट को वापस रिवाइव ना कर पाएँ। इसलिए हमको ग्रीवांस रिडर्सल इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ट्राइबल एरियाज़ में, और ख़ास तौर से जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल लैंड राइट्स प्रोटेक्शन, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर उन्होंने भारत और भारतीय तंत्र के प्रति वफादारी दिखाई है और भरोसा दिखाया, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनको हाथों हाथ लें। एक माइनिंग प्रैक्टिस का अभी एक इशू है, तो फेयर माइनिंग प्रैक्टिसेस हों, ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के लोकल डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज़ दें, उनके दिलों को और जीतने की कोशिश करें, ताकि जो बचा कुचा लोकल सपोर्ट भी है किन्हीं भी कारणों की वजह से वो पूरी तरह से ध्वस्त हो और हमें संपूर्ण कामयाबी मिले। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सार गर्भित एनालिसिस आप दोनों ने दिया सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम सिंह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। PK मिश्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।